नमस्कार प्यारे बच्चों। आज अपन देखने वाले हैं सरल रेखा में गति। इसी चैप्टर का एक दूसरा नाम भी होता है एक विमीय गति, और इसी को अपन शुद्ध गतिकी के नाम से भी जानते हैं। और इसी को इंग्लिश में अपन बोलें तो 1D मोशन के नाम से भी जाना जाता है। ये तो हो गए इस चैप्टर के नाम। और अपन कह सकते हैं कि यांत्रिकी का जो स्टार्ट होता है वो इसी चैप्टर से होता है। यानी अपन कह सकते हैं कि सरल रेखा में गति के चैप्टर में जो चीज़ें अपने को पढ़ाई जाएंगी वो अपने फिजिक्स में सभी चैप्टर्स में कहीं ना कहीं काम आती रहेगी। इस वजह से ये चैप्टर काफ़ी इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो नाम की बात करें तो सरल रेखा में गति, शुद्ध गति की, या फिर कह सकते हैं एक विमीय गति, और इंग्लिश में बोलें तो 1D मोशन। चलिए सबसे पहले अपन देखते हैं कि शुद्ध गति की, यानी जिसको अपन कह सकते हैं काइनेमेटिक्स, ये शुद्ध गति की या काइनेमेटिक्स का क्या मीनिंग होता है। तो अपन कह सकते हैं कि शुद्ध गतिकी में हम वस्तु के गति के कारणों को ध्यान न देकर केवल उसकी गति का अध्ययन करते हैं, उसको शुद्ध गतिकी कहते हैं। देखिए अपन यहाँ पे दो प्रकार की बातें करेंगे कि शुद्ध गतिकी के अंदर वस्तु में जो गति उत्पन्न हुई है उसके कारण क्या हैं, उस कारणों को अपन यहाँ पे इग्नोर कर देंगे और केवल इस बात पे ध्यान देंगे कि जैसे ये कोई भी वस्तु है, इस वस्तु को किसी ने इस तरफ 10 मीटर पर सेकंड का चाल दे दिया है, तो अपन यहाँ पे ये देखने नहीं जाएंगे कि इस वस्तु का 10 मीटर पर सेकंड चाल किस वजह से उत्पन्न हुआ है। या फिर अपन कह सकते हैं कि कोई भी वस्तु है जिसका वेग 10 मीटर पर सेकंड से 20 मीटर पर सेकंड हो जाता है, तो ये किसकी वजह से हुआ है। या फिर कह सकते हैं कि कोई भी कण जैसे पहले ऐसे चल रहा था तो अब उसकी दिशा परिवर्तित होकर ऐसे हो जाती है, इसकी दिशा किसने परिवर्तित करी है। ऐसे कारणों को अपन यहाँ पे नहीं देखेंगे। तो स्टार्टिंग के जो अपने कुछ चैप्टर्स रहेंगे, जैसे एक विमीय गति हुई, उसके बाद द्विविमीय गति हुई, द्विविमीय गति के अंदर अपने प्रक्षेप्य गति भी पढ़ेंगे। लेकिन उसके बाद अपना एक चैप्टर आएगा न्यूटन के गति के नियम। तो न्यूटन के गति के नियम में अपन देखने लग जाएंगे कि वस्तु की गति के जो कारण थे वो कौन से कारण थे। तो शुद्ध गति की में अपन कह सकते हैं कि वस्तु की गति के कारणों को अपन ध्यान नहीं देते हैं, उन गति के कारणों को इग्नोर करते हुए अपन यहाँ पे पूरा का पूरा एक विमीय गति का अध्ययन कर लेते हैं। ये बात आपको अच्छे से समझ में आई होगी। चलिए अपन एक बेसिक सी और डेफिनेशन डिफाइन कर रहे हैं। देखिए इसके बाद अपन देखना चाहते हैं निर्देश तंत्र। निर्देश तंत्र क्या होता है, क्योंकि ये जो रेफरेंस फ्रेम इंग्लिश में इसको बोलेंगे, तो निर्देश तंत्र कई बार ये नाम आता रहता है और निर्देश तंत्र अपने को बड़ा कंफ्यूज भी करता है। चलिए इसी कंफ्यूजन को अपन यहाँ पे दूर करेंगे कि निर्देश तंत्र का रियलिटी में मीनिंग क्या होता है। जैसे फॉर एग्जांपल आपसे कोई एक क्वेश्चन पूछा जाए कि इस बिंदु की दूरी क्या होगी। आपसे क्वेश्चन पूछा गया है कि इस बिंदु की दूरी क्या होगी, तो सबसे पहले समझदार बच्चा कहेगा कि इस बिंदु की दूरी कहाँ से बतानी है। यानी कोई भी बच्चा बोलेगा कि इस बिंदु की दूरी बतानी है, लेकिन कहाँ से बतानी है। तो ये जो कहाँ वाला शब्द है वही आपका निर्देश तंत्र है। जो कहाँ से अपन इस दूरी का मापन करते हैं, वो कहाँ शब्द है, वही आपका निर्देश तंत्र आपको परिभाषित करता है। चलिए जैसे अपन कहते हैं कि निर्देश तंत्र की परिभाषा को देखें तो किसी वस्तु की स्थिति को एक निश्चित बिंदु या एक प्रेक्षक प्रेक्षक मतलब ऑब्जर्वर के सापेक्ष परिभाषित करने के लिए निर्देश तंत्र काम में लिया जाता है। अब देखिए इस बिंदु का मापन, जैसे कोई एक बच्चा ऐसे मापन करता है और कहता है कि ये बिंदु मेरे से 1 मीटर दूर है। दूसरा बच्चा कहता है मैं अपने अपने से करूँगा, और ये बच्चा कहता है कि ये बिंदु मेरे से 2 मीटर की दूरी पे है। और एक तीसरा बच्चा मान लीजिए यहाँ पे है और वो कहता है कि मैं तो इसकी दूरी का मापन ऐसे करूँगा और मेरे से ये 3 मीटर है। तो अब देखिए इस बच्चे का आंसर 1 मीटर आया, इस बच्चे का आंसर 2 मीटर आया और इस बच्चे का आंसर 3 मीटर आया। तो अपन कह सकते हैं इस प्रकार तो कन्फ्यूज़न और बढ़ गया, क्योंकि अपनी अपनी जगह तीनों ही सही हैं, लेकिन अपन चाहते हैं कि सभी बच्चे एक ही आंसर दें। तो इसके लिए अपन क्या करते हैं कि निर्देश तंत्र को पहले परिभाषित कर लेते हैं, जिसकी वजह से सभी बच्चे अपना एक ही आंसर दें और अपन को ये पूछना नहीं पड़े कि आपने निर्देश तंत्र किसको लिया और आपने किसको लिया। तो इस कन्फ्यूज़न को मिटाने के लिए निर्देश तंत्र फिजिक्स में अपन पहले ही डिफाइन कर लेते हैं।
तो कैसे डिफाइन करते हैं? तो अपन कहते हैं कि सामान्यतः अपना जो निर्देश तंत्र होता है वो कार्तीय निर्देश तंत्र होता है। और कार्तीय निर्देश तंत्र अपन जानते हैं कि कार्तीय निर्देश तंत्र एक्स, वाई और जेड 3 एक्सिस से मिलकर बना होता है। तो अपन कह सकते हैं जैसे ये वाली एक्स अक्ष हो और ये वाली वाई अक्ष हो और इसी तरीके से ये वाली जेड अक्ष हो, जो कि तल के लंबवत भार की ओर होती है। तो ये आपकी एक्स, ये आपकी वाई और ये आपकी जेड एक्स है। तो इन तीनों से मिलकर जो एक तंत्र बना है उसको निर्देश तंत्र कहते हैं। और निर्देश तंत्र में जो प्रेक्षक होता है उस प्रेक्षक को अपन कहते हैं कि आपको मूल बिंदु पे बढ़ा देते रहें, या फिर दूरी का जो मापन किया जाएगा वो मूल बिंदु के सापेक्ष किया जाएगा। तो अपन कह सकते हैं कि जो प्रेक्षक होगा वो मूल बिंदु पे होगा, या अपन कह सकते हैं जो निश्चित बिंदु होगा वो आपका मूल बिंदु होगा। तो इस तरीके से इस कन्फ्यूजन को अपन ने दूर कर लिया कि सारी की सारी दूरियां जो नापी जाएंगी वो कहाँ से नापी जाएंगी? वो नापी जाएंगी आपकी मूल बिंदु से। कई क्वेश्चंस में होता है कि आपको निर्देश तंत्र नहीं दिया होता, तो स्टार्टिंग की फिजिक्स अपन धरातल को निर्देश तंत्र मानते हुए अध्ययन कर लेते हैं। तो यहाँ पे अपन कह सकते हैं कि निर्देश तंत्र अपन कौन सा मानते हैं? कार्तीय निर्देश तंत्र, जिसमें क्या होता है एक्स, वाई और जेड एक्स के मिलने से एक तंत्र बनता है, उसी को अपन निर्देश तंत्र कहते हैं। चलिए थोड़ा सा इसको और परिभाषित करते हैं और देखते हैं कि निर्देश तंत्र का एग्जैक्ट अपने फिजिक्स में किस तरीके से रोल आएगा। तो अपन कह सकते हैं किसी वस्तु के निर्देशांक एक्स, वाई, जेड इस निर्देशांक निकाय के सापेक्ष उस वस्तु की स्थिति निरूपित करने के लिए काम आते हैं। यानी आपको बताना है, आपको क्या बताना है? आपको बताना है इस बिंदु की स्थिति। इस बिंदु की स्थिति बताने के लिए अपन कहेंगे सबसे पहले बताइए निर्देश तंत्र कौन सा है? तो अपन कहेंगे कार्तीय निर्देश तंत्र है। तो अपन कार्तीय निर्देश तंत्र ये बना सकते हैं जिसके अंदर अपन कह सकते हैं एक्स है, ये वाई है और ये क्या है? जेड है। आपको बताना है इस बिंदु की स्थिति, तो अपन कह सकते हैं इसके जो निर्देशांक हैं वो 1, 2, आप कह सकते हैं 4 है। तो ये एक प्रकार से इस बिंदु की स्थिति है जो कि मूल बिंदु के सापेक्ष बताई गई है। तो अपन कह सकते हैं कि किसी भी वस्तु के निर्देशांक उस वस्तु की स्थिति को निरूपित करते हैं। ठीक बात, ये समझ में आ गया एक्स, वाई और जेड का संबंध किस तरीके से होता है। चलिए अब अपन कहते हैं कि क्या वस्तु की स्थिति समय के साथ बदल रही है या फिर वस्तु की स्थिति समय के साथ नहीं बदल रही है। तो इसको देखने के लिए अपन क्या करते हैं कि इस निर्देश तंत्र में एक अलग से एक घड़ी को जोड़ देते हैं। तो घड़ी में अपन क्या करेंगे? समय को देखेंगे। समय को देखने के लिए अपन कह सकते हैं कि पहले अपन देखते हैं कि इस बिंदु को अपन 12 बजे देखते हैं। तो 12 बजे अपन देखते हैं तो ये बिंदु यहीं पे है। फिर अपन देखते हैं इसको 12 बज के 30 मिनट पे, तो बिंदु यहीं पे है। तो अपन कह सकते हैं कि समय बदलने के साथ इस बिंदु की स्थिति परिवर्तित नहीं हो रही है। तो अपन कह सकते हैं कि स्थिति के लिए अपन ने एक्स, वाई और जेड का सहारा लिया और समय के लिए आपने एक घड़ी का सहारा लिया। तो इस तरीके से एक्स, वाई और जेड से और इस घड़ी से जो एक निर्देशांक निकाय बनता है उसी को अपन निर्देश तंत्र कहते हैं। मैं आपको एक सिंपल सी भाषा में कहूँ तो निर्देश तंत्र कुछ नहीं होता। निर्देश तंत्र जो भी व्यक्ति हुआ या जो भी प्रेक्षक हुआ जो वस्तु की गति का अध्ययन करता है वही आपका निर्देश तंत्र होता है। लेकिन मैथ की परिभाषा में दें या फिजिक्स के लिए अपन निर्देश तंत्र परिभाषित करें तो इसके लिए अपन एक्स, वाई और जेड 3 जो लंबवत अक्ष हैं इनके मिलने से एक तंत्र बनता है, उसी को निर्देश तंत्र कहते हैं। और निर्देश तंत्र को पूर्ण करने के लिए अपन एक घड़ी को भी रख देते हैं जो कि अपने को समय के बारे में बताता है। तो इस तरीके से अपन ने देखा कि निर्देश तंत्र क्या होता है।